जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी एक जवान ने मेरे पास कुछ वीडियो और कुछ फोटोएं भेजी हैं और वो बंदा अभी फ़िलहाल एमएच में है और आज एमएच से डिस्चार्ज होकर वो अपनी जहाँ जिस जगह वो अटैच है, अपनी बटालियन से कहीं अटैच है, वहाँ वो जा रहा है। फोटो और वीडियो उसने इसलिए भेजी कि उसके साथ मारपीट हुई एक हफ्ते पहले, यानी पिछले शनिवार को। मारने वाले लोग कौन कौन थे वो आगे मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। किस वजह से मारा है वो भी बता रहा हूँ। ये चीज़ें पुलिस तक भी गई हैं। पुलिस ने इसको कॉल भी किया है कि भैया बताओ क्या स्टेटमेंट देना है, केस करना है या सुलह करनी है। उसके बाद इसकी यूनिट की तरफ से जब उन बंदों ने इसको मारा और बंद कमरे में करके कमरा बंद करके जब मारने के बाद उनके एक अधिकारी ओसी और एक सूबेदार साहब इसको एमएच में छोड़ के गए हैं। एक बार मिलने भी आए हैं। तब इस बंदे ने बोला, तो इस बंदे को बोला कि जो तेरे को करना है। इसने बोला कि सर मैं केस करूंगा। तो उन्होंने बोला जो करना है जो कर ले, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। लेकिन ये बातें हैं आज से 4-5 दिन पहले की। अब जो परिस्थिति है, इसने मुझे भी कॉल करके बताया। मैंने इसको बोला 2 दिन वेट कर ले और सोचकर बताना क्या करना है। इस तरह 1-2 बार मेरी इससे बात हुई और आज ये जा रहा है कि सर मैं क्या करूं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस कहानी को सुनें और आप लोग भी बताएं कि इस बंदे को क्या करना चाहिए। और दूसरा, इस कहानी में मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूं कि कई बार हमारे सामने ऐसी स्थिति आई है जब आपस में हमारे ही जवान को सामने मारपीट करने वाला कौन है, हमारा ही ओआरएस रैंक। अब इसके साथ जो मारपीट की है वो आरपी वाले बंदे हैं और एक जेसीओ साहब जो इसके पीछे पड़े थे, जिसके इशारे पर मारपीट हुई है। ओसी साहब का इसमें कोई खास रोल नहीं है, किसी भी अधिकारी का रोल नहीं है। लेकिन ओसी साहब के पास इस बंदे ने पहले भी रिपोर्ट की थी और इसने कहा था मेरे को मेरी पलटन में वापस भेज दो, लेकिन ओसी साहब ने उस समय भेजा नहीं, छोटी बात थी। और अब इसके साथ मारपीट हो गई। अभी भी ओसी साहब उसी जेसीओ की गाइड पर वो जेसीओ वो चला रहा है। ये बता रहा है कि सर हम जहाँ अटैच हैं किसी फार्मेशन में, वहाँ उसका सिक्का चलता है। जबकि इस बंदे ने बताया कि वहाँ जो सूबेदार मेजर हैं वो इसकी यूनिट के हैं, लेकिन सूबेदार मेजर को राइट ऑफ किया हुआ है और वो सूबेदार अपना सिक्का चलाता है क्योंकि ओसी उसकी यूनिट का है और ओसी साहब उसी की सुनता है। यानी ओसी साहब को जो पावर दी हुई है वो अपने दिमाग से ज़्यादा वो जो कह देता है वही मान लेता है। तो फिर भी यहाँ अगर ये कहानी आगे बढ़ती है, कोर्ट में जाता है बंदा, तो कोर्ट में जाता है तो डेफिनेटली नौकरी खराब होगी। आरपी हवलदार, उसके साथ आरपी के और 3 बंदे, इन 4 लोगों की नौकरी खराब होगी। हो सकता है जेसीओ साहब पर भी थोड़ा बहुत हो जाए। इस वजह से मैंने इस जवान को भी फिलहाल के लिए कहा है कि भाई सुलह कर लो और उनको बोलो कि वो लोग माफ़ी मांगे और भविष्य में ऐसे किसी के साथ, आपके साथ नहीं, किसी के साथ भी इस तरह का बर्ताव ना करें। अभी तक मैंने उसको आज ये कहा है और ये कहकर मैंने उसको यूनिट में भेजा है। लेकिन उस बंदे को डर है कि सर मैं जाऊँगा तो मेरे को धमकी दे रखी है कि तू अब की बार तो बच गया, आप तेरे को छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। हालांकि फौज में ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियां आ जाती हैं कि ऐसा हो जाता है। आपने मेरे उस पुराने चैनल में एक केस देखा होगा, अवधेश नाम का लड़का, आपको याद होगा, जिसको सीओ ट्वाइसी और आरपी वालों ने ही मारा था और उसके बाद वो बंदा गायब हो गया था, भाग गया था डर की वजह से। और फिर कई दिन गायब रहा। उसके माँ बाप को उसकी माताजी सिंगल, मतलब पिताजी तो थे नहीं, माताजी और उसके मामा जी, उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि ऐसे ऐसे हमारा बंदा गायब है और आप हमारी मदद करो, आपका बहुत नाम सुना है। फिर मैंने यूनिट में जो हमारे से जुड़े हुए लोगों से कहानी पता की तो बोला सर उसके साथ
मारपीट वगैरह तो हुई थी, लेकिन अभी वो गायब है। और ऐसे में कहानी जब तक पता नहीं चलती, कुछ लोगों ने कह दिया कि सर जिस दिन उसके साथ मारपीट हुई थी वहाँ यूनिट में आसपास में जेसीबी चल रही थी, 6-7 जगह खड्डे खोदे गए थे, कहीं उसमें उसको नहीं गिरा दिया हो, खड्डे भर भी दिए उसी दिन। तो एक ऐसी शक हो गया था कि बंदे को कहीं मार न दिया। हालांकि बाद में उस कहानी को मैंने आपको पूरी अपडेट दी थी, वो बंदा डर की वजह से भागा था। फिर मैं उनके पिताजी को और उनके मामा जी को लेकर, पहले तो मैं डायरेक्ट एक संपर्क हुआ था हमारे जज साहब से, किसी से उनकी वाइफ से संपर्क था, तो उनके घर पर भी गए थे हम। फिर उस जज साहब ने बोला कि भाई बाउंड्री के अंदर का मामला है और ये हमारे दोनों ही, जो मारने वाले और जो मार खाने वाला बंदा, ये अंदर का मामला है, इसलिए हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर इनको कोई हस्तक्षेप करना है तो आप दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, उन्होंने हमें बताया था। उसके आधार पर फिर हम दिल्ली हाई कोर्ट गए थे। दिल्ली हाई कोर्ट में हमने जैसे ही केस डाला, तब तक मैंने 1-2 वीडियो भी डाले थे। उधर से फिर जैसे जब तक उनको लग रहा था कुछ नहीं होगा, जैसे ही हाई कोर्ट की तरफ हमने रुख किया, मैंने बता दिया था कि हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, तो अभी भी बता दो कि बंदा है या नहीं, जिंदा है या नहीं, मारा है कि नहीं, ये कहानी बता दो। लेकिन तब तक उन पर कोई असर नहीं था। जैसे मैंने हाई कोर्ट का नाम लिया और हमने कोर्ट में जैसे फाइल किया, तब से फिर उनके फ़ोन आने शुरू हो गए थे। वहाँ एक मेजर साहब ने भी किया कि सुलह करवा दो, फिर सीओ साहब भी जो तो बन रहे थे वो भी बहुत कि ठीक है सुलह करा दो। नहीं तो पहले वो धमकी दे रहे थे, उसको भी मेरे को भी दिया कि मेरे जयपुर में एसपी से लिंक है, फलाना लिंक है। मैं बोला जहाँ लिंक है तो डालो, इस समय तुमने गलती की है और उसका अधिकार है कोर्ट में जाना, तुम उसको रोक नहीं सकते। लेकिन जैसे हम कोर्ट पहुंचे, उनके सारे शुरू ढीले हो गए और उसके बाद में कोर्ट में पहुंचते ही कोर्ट ने कहा कि भाई आ जाओ, क्योंकि हमने बंदे की वो डाली कि भाई बंदा लापता है और हमें ढूंढकर बंदा दिया जाए जिसकी जिम्मेदारी यूनिट की है। वकील साहब ने एक रिट याचिका होती है, उसको लापता का कुछ नाम है, हैवी कारपो से कुछ ऐसा है, वो मेरे भी दिमाग से निकल गई। वो डालते ही कोर्ट ने उनको आदेश दिया और हालांकि बाद में वो बंदा जहां था वहां से फौज उसको लेकर कोर्ट में आ गई थी। दिल्ली में हमें उसको दिखाया गया। तो उसकी कहानी में भी मैंने एक चीज कही थी, उसकी कहानी में सबसे बड़ी गाज गिरनी थी किसके पास, वो आरपी और उसके साथ वाले बंदों को मारने की, जो उसको मारा था। अब ऐसे में कोई भी कहेगा जी हमें तो सीनियर ने आदेश दिया था, सीनियर ने कहा था और हमने मार दिया। भैया फौज में हमें भी पता है, शपथ ली हुई है कि मैं अपने सीनियर के आदेश से हवा पानी आग में भी कूद जाऊंगा, बॉर्डर पार कर जाऊंगा। लेकिन वही शपथ जब आप अपने ही बंदे को मारने के लिए कोई बोल रहा है, या आपके माँ बाप को कोई बोल रहा है कि गोली मार दो, तो आप सोचोगे ना, थोड़ा सा पूछोगे तो सही कि साहब ये तो मेरे माँ बाप हैं। या कोई ज़्यादा देशभक्ति बन रहा है तो उसको बोलेंगे कि जाओ तेरे बच्चों को मार दे, मार देगा क्या? उस समय आपका फर्ज बनेगा पूछोगे कि साहब इसकी गलती क्या है, बच्चा है छोड़ दो। तो वैसे पूछना चाहिए, लेकिन पूछते नहीं है, खासकर आर्मी सेक्शन। वो तो चमचागिरी में इतना लिप्त होता है कि उसकी खुद की जो ड्यूटी है वो नहीं छोड़कर वो वही देखता है कहाँ जवान फ़ोन यूज कर रहा है, कहाँ क्या करना है, अपने नंबर बनाने के लिए बराबर रिपोर्ट, और मौका मिल जाए तो फिर मारपीट करना। इस कहानी में भी ऐसे ही इन्होंने छोटी सी गलती पर उसके साथ मारपीट की है, सूबेदार साहब के इशारे पर। तो उस कहानी में तो आप सबको वो आजकल मेरा वो चैनल बंद है, लेकिन बाद में वो मेजर साहब ने, फिर उन बंदों ने कि सर अब तो हमारी नौकरी चली जाएगी फलाना, और वो काफ़ी दिन केस चला भी। फिर उसका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी दोबारा होल्ड हुई उसकी बड़े लेवल में, कोर्ट ने आदेश दिया। लेकिन लास्ट में जो वो सीओ सोच रहा था कि मैं तो पता नहीं ब्रिगेडियर बनूंगा क्या करूंगा, उनको जाना पड़ा रिटायरमेंट लेके। और जो सूबेदारी के ख्वाब देख रहे थे हवलदार को, उनको बोला कि तुम्हारा इतना ही है कि पेंशन निकल लो ताकि तुम्हारी पेंशन बच जाए। और फिर लास्ट में वही कि भाई सुलह करा दो। तो मैंने भी यही कहा कि भाई ठीक है, क्यों किसी की नौकरी खाओ, किस वजह से कि उसमें ओवार्स थे। अगर अफसर वो भी चैलेंज करने वाला और गलती कर रहा हो, उसको तो रविंद्र फौजी कभी भी किसी भी हालत में नहीं बख्शता है। लेकिन कई बार परिस्थिति ये आ जाती है कि हमारे ही बंदे फिर कहेंगे जी आपने उसकी
तो कहने से पहले खासकर मैं एक बार फिर कहता हूँ, ये कहानी भी आप सुन लो, सभी लोग तय करो। और मैं कई बार कहा कि आपको कोई आदेश देता है, ठीक है, आदेश दिया है तो उसका आदेश का पालन जो कानून की ड्यूटियां हैं उसके हिसाब से करो। वो कहता है तो एक बम्बू उसी को पकड़ा दो कि साहब 2 बम्बू आप ही मार दो, अपने ही जवान को आप मरवा रहे हो, जबकि उसकी क्या गलती है क्या नहीं है। और मैन हैंडलिंग ऑथराइज नहीं है किसी को भी। जो सजा आर्मी एक्ट के अनुसार दी गई हैं, जो चीज़ें हैं उस हिसाब से दो, नहीं कि बिना, या तो फिर सीओ साहब को बोलो लिखित में आप हर चार्जशीट बनाओ, चार्जशीट में प्रॉपर लिखो, बड़ा पैक दे रहे हो तो उसमें कितना वजन है, क्या पनिशमेंट देनी है, रूल के हिसाब से चलो, उसमें आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ऐसे ही किसी ने कह दिया मार दो और मार दो, लेकिन जब ये मामले कोर्ट में जाते हैं तो बाल की खाल निकल जाती है और मैन हैंडलिंग चाहे सीनियर हो या जूनियर हो, वो सुख का घर जाएगा, ये ध्यान रखना। तो केस ऑलरेडी मैंने डाला हुआ था, हालांकि बाद में वही है, बार बार उनका भी राजीनामा, मेरे को भी बोला राजीनामा, तो मैंने यही कहा था कि मेरे हाथ में राजीनामा नहीं है, आप उनके माँ बाप से मिलो, वो चाहेंगे राजीनामा करेंगे। फिर उनके मामा जी को बताया, फिर बोलो कि भविष्य में, मैं बोला कोई नहीं करेगा, और अंत में उनका राजीनामा हुआ। लेकिन वो ब्रिगेडियर बगैर सीओ को जाना पड़ा, वो हवलदार जो चमचागिरी करके नायक सूबेदार है, पता नहीं क्या क्या बनने का ख्वाब देख रहा था, उसको हवलदारी में जाना पड़ा। और जो और जवान थे उनको फिर हमने बोला छोड़ो, इनको तो माफ़ करो। तो यहाँ फिर कह रहा हूँ, जब कोई घटना घट जाती है, ऐसे फंसते हो तो दिक्कत आती है किसकी, ओआरएस की। तो ओआरएस हुक्म अगर आपको कोई गलत दे रहा है तो लिखित में ले लो कि साहब लिख के दे दो मेरे को, मैंने क्या करना है मैं कर दूंगा। नहीं तो ये फिर पर्दे के पीछे हुक्म देने के बाद साहब मुकर जाते हैं कोर्ट में जाने के बाद। जैसे एक केस मैंने सीटीसी का, आपको याद है, डाला होगा, जिससे वो ज़बरदस्ती सहायकी करवा रहे थे और उसने लेटर लिखा लास्ट में अपने माँ बाप को, उसका नाम भी मेरे को शायद याद है बच्चे का, प्रभुदयाल शायद नाम था उसका, प्रभुदयाल, जिसने लिखा था कि माता जी मैं आया था देश सेवा के लिए और यहाँ मेरे से ओसी साहब के कपड़े धुलवा रहे हैं, उनके बच्चे भी आ रखे हैं, उनके कपड़े धुलवा रहे हैं, ये काम करवा रहे हैं और मेरी आत्मा गवाह नहीं देती, मैं दुनिया छोड़ रहा हूँ। और वो दुनिया छोड़ गया क्योंकि वो मना करता था। फिर उसका जो एक एसएम था, गेम का जो एसएम था, वो ऑनरी के ख्वाब देख रहा था, उसने उसको पनिशमेंट दिया था। फिर उसने एसएम का नाम लिख दिया, पता नहीं किस किस का जो लिखा था, ऑर्डर जो देने वाला था उसी, जब ये मामला उसके मदर फादर ने कोर्ट में डाला हुआ है। और अब जब, क्योंकि उसमें तो बंदा ही चल गया, दुनिया ही छोड़ गया था, और फिर उसमें आज फंसा कौन बैठा है, वो एसएम साहब। औंधरी के ख्वाब, अभी खुद की पेंशन भी मुश्किल हो रखी है। और ओसी साहब क्लियर बच गया कि मैंने तो बोला नहीं था आपको टॉर्चर करने के लिए, ये नहीं जा रहा था, दूसरे को भेज दो, ठीक है। तो इस कहानी का पहला मकसद तो ये, हमारे ओआरएस जो भी हमारे जेएसयू साहब हैं, एनसीओ साहब हैं, किसी के कहने पर किसी को मारने से पहले लिखित में ले लो। अपने ही बंदे को कोई मरवा रहा है तो सरकारी ड्यूटी आपकी करो, लेकिन इस तरह कोई आपको गलत ड्यूटी के लिए कहता है और आपका दिमाग कह रहा है, हर आदमी के अंदर दिमाग दिया हुआ है, दिमाग कह रहा है कि गलत है, तो वहाँ उसको बोलो अगर गलत करवा रहे तो लिखित में दे दे। तो ऐसे ही आज ये कहानी आपको बता देता हूँ कि ये जवान जो कि रनर की ड्यूटी कर रहा था, जिस दिन इसकी ड्यूटी लगती थी या नहीं लगती थी, लेकिन उस दिन ये 2:30 बजे गया, ड्यूटी लिस्ट देखी, इसकी ड्यूटी लिस्ट में नाम नहीं था। ड्यूटी लिस्ट में नाम नहीं था, इसलिए इसने जाकर अपना 2 पैक पी लिया और खाना खा रहा था। तब तक शाम को फिर इसके गार्ड कमांडर का ड्यूटी के समय फोन आया कि यार तू कहाँ है? बोला जी मैं तो खाना खा रहा हूँ। बोला तू ड्यूटी पर नहीं आया? बोले तो मेरा तो लिस्ट में ही नाम नहीं था। बोले तेरी ड्यूटी बाद में लगी थी। तो इसने स्पष्ट कह दिया कि सर मैंने तो 2 पैक भी पी लिए। तो गार्ड कमांडर ने बोला कोई बात नहीं, तू आ जा, बाकी सारे लोग आ गए और तू खाना खा के आ जा। बोला ठीक है सर। अब इसने खाना खाया, बिस्तर लिया और वहाँ पहुँच गया। अब ऐसे में जब बंदा खाना खा रहा होता है, अचानक ड्यूटी लग रही है, 2 पैक पिया हुआ है, तो गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर भी ये जल्दी जल्दी खाया और वहाँ पहुँच गया। जाते ही उसको ड्यूटी वाले को चेंज कर दिया इसने। तो वहाँ 2 बात कमांडर ने भी सुनाई होगी। वो दूसरा बंदा था, उसने बोला तो उसने बता दिया भाई मेरे को तो पता ही नहीं था। तो इतने वो तीसरा बंदा खाना खा के आया भी नहीं था, जिसकी 3rd ड्यूटी थी, इसकी 2nd थी। तो कमांडर ने बात सुनाई तो इसने बोल दिया कि सर आप मेरे को तो, आप तो बोल रहे थे सारी गार्ड आ गई,
तो चल दिया, बोले मैं खाना भी नहीं खा पाया, फलाना निकला, ऐसी बात हुई। और उसने वहाँ सीएचएम को बता दिया, क्योंकि उसने खाना खाते को सीएचएम आया था इसको बताने की तेरी ड्यूटी थी, तू पहुँचा नहीं, कमांडर से बात कर ले। फिर उसने कमांडर से बात कराई थी, तो इसने फिर सीएचएम को लगा दिया वहाँ, इस रात ने मेरे को खाना भी नहीं खाने दिया, और यहाँ अभी तीसरा बंदा तो पहुँचा ही नहीं है। भाई उसको पहले बुला लेते, वो या था तो मैं लेट आ जाता, और मेरे को तो अचानक पता चला था, टाइम से बताया भी नहीं था। तो उसने बोला कि ठीक है, कमांडर से बात करा। अब सीएचएम और कमांडर की क्या बात हुई है मेरे को पता नहीं, ना बंदे ने बताया। लेकिन उसके बाद जैसे फ़ोन कटा, कमांडर ने उसको गालियाँ गोली दी, तूने भाई उसको फलाना क्यों बताया, ये फलाना ठिकाना, मतलब जो भी इनकी बहस हुई। बहस होते इसने बंदे ने बोला कि गाली मत दो सर, ठीक है गाली मत दो, और नहीं तो मैं भी, मेरे मुंह से भी गाली निकल जाएगी, मेरी माँ बहन फलाना निकला। तब क्या बात हुई क्या नहीं, इसके मुंह से निकली कि नहीं निकली, उसने इसको जैसा इसने बताया। यहाँ मैं किसी भी चीज़ की स्पष्ट पुष्टि नहीं कर सकता, मैं चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन जो उसने प्रूफ भेजे उसके आधार पर यहाँ कुछ चीज़ों में हो सकता है अंतर हो। यहाँ बंदे ने बताया कि उसने मेरे को मारा, 2-3 थप्पड़ मारे, तो सर मैंने भी हाथ रोका और उसको धक्का दे दिया और वो गिर गए। उसके बाद में मैं जब उठ के पीछे भागा तो बोले मैं भाग गया वहाँ से। अब इस कहानी के बीच में मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं स्पष्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो आगे की बात है वो आप पूरा सुनोगे तो आप स्पष्ट करोगे कि क्या हुआ होगा। लेकिन यहाँ मैंने भी कहा उसको कि भैया वो गाली दे रहा था, आपने मारा हो सकता है आपने भी मारा हो या नहीं मारा या गाली दी है। फिर कह रहा हूँ कि यहाँ तक की कहानी एक साइड छोड़ो। उसके बाद वो वहाँ से भागता है और जो उसकी यूनिट का एसएम साहब था ये उसके पास पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचा तो उसने जाते बताया कि साहब ऐसे ऐसे बात है, पूरी कहानी बताई। बोले साहब मेरे को थप्पड़ मारे। एसएम साहब शाम का टाइम था, उसका पता नहीं क्या दिमाग में आई कि तू सीधा मेरे क्वार्टर में क्यों आ गया, तेरे को क्या पता ऐसा होता है फलाना निकला। तो एसएम साहब उसको इतना कह ही रहा था, इतने कुदरत ही शाम की रिपोर्टिंग देने के लिए आरपी हवलदार और 2 और उसके 7 जवान वो एसएम साहब के वहीं खड़े थे। एसएम साहब उसको डांट रहा था कि भाग जाओ ऑफिस, दिन में देखेंगे फलाना हुआ है तेरा हुआ। तो इतने में वो खड़े थे, उन्होंने पता नहीं क्या सुना और बोले जा यहाँ से। तो वो जाने लगा, तो उनको वो खड़े थे, उनको लगा कि ये बंदा तो एसएम साहब इसको डांट रहा है, बोले हमेशा ये करता है फलाना। उसने आके आरपी हवलदार ने बोले साहब क्या हो गया, बोले इसको निकालो यार बाहर भेजो ड्यूटी पर। सीधा मेरे पास आ गया। तो आरपी हवलदार ने उसकी ऐसे गर्दन पकड़ी और 2 बंदों ने पकड़ कर उसको वो ले गए। तो बंदा बोला भी भाई आप क्यों पकड़ रहे हो, मैं तो मेरी यूनिट का साहब है इसलिए इनको बताने आया हूँ। बोला नहीं तू तेरी आज एकड़ी निकालेंगे, तू हमेशा ऐसे ही करता है, आज तेरे को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ जब बंदे ने बताया तो मैंने ये भी बोला कि भाई एकदम उन्होंने क्यों पकड़ा, ऐसा क्यों कहा कि आज तेरे को छोड़ेंगे नहीं, इसका मतलब आपका कोई पहले भी पंगा हुआ है। वो कहानी बताओ कि डायरेक्ट आपको क्यों ऐसा कहेंगे। बोले सर उसके पीछे की कहानी ये है कि मैं जब से आया हूँ उसमें एक वहाँ जो मैं बताया कि जो सूबेदार साहब सिक्का चलाते हैं, वो सूबेदार साहब एक दिन हम एक रोप लगा रहे थे, वर्टिकल जो रोप मैं उसको बांध रहा था। तो वो आया और उसको रोप को मैं कई बार चेंज कर चुका, मैं 1 साल से आ रहा हूँ और उस दिन भी मैं ही चेंज कर रहा था उसको। तो वो आया और आते उसने बोला कि ये तेरा तरीका ठीक नहीं है भाई, जो फलाना दिख रहा। तो मैंने साहब को बोला साहब गालियाँ मत दो, और मैं पहले भी मैं ही इस रोप को बांधता आया हूँ और अभी मैं बांध दूंगा, आप जाओ मैं कर लूँगा, गालियाँ मत दो पर मेरे को। तो इस बात पर वो चिढ़ गया कि तूने मेरे को बोल दिया, तेरे को पता है मैं कैसा बंदा हूँ, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। एक तो वहाँ से स्टार्टिंग हुई। उसको कहने के बाद में उसने बोला आरपी वालों को मैंने बता रखा था कि इसकी कहीं भी कमी हो पकड़ो, इसका इलाज करना है। तो ऐसे कुछ 1-2 बात पर और छोटी छोटी चीज़ पे उनकी बातें हुई और इस वजह से वो तंग आकर बंदे ने ऑलरेडी ही ओसी साहब को एक चीज़ और बीच में उसने बताया मेरे को। हाँ मतलब एक समय वो रनर था, उस दिन सुबह और शाम को भी रनर था, शाम को लेट पहुंचा तो खाना ख़त्म हो गया, सब्जी ख़त्म हो गई थी, रोटी ठंडी वंडी थी। तो उसने कह दिया ऐसे ही कि इतना लेट आते हैं मैं हमें खाना भी यही मिलता है फलाना ढिगड़ार, मैं इसकी रिपोर्ट करूँगा। तो इतने कुदरती वो उस समय भी जेसीओ साहब वहाँ आ गए थे और जेसीओ साहब ने बोला क्यों चिल्ला रहे, तेरा हमेशा का ये रोल है। बोला चल तेरे को आज ओसी से मिला देता हूँ। वो बोलता था मैं ओसी को बता दूंगा, तो बोला चल आज तेरे को मिला देता हूँ। वो ओसी के पास उसको लेके गए। अब ओसी के पास जब वो पहुँचे
तो उसने बता दिया कि साहब, तो उसने बताया साहब मैं यहाँ से रनर जाता हूँ और ये खाना ठंडा मिलता है, कभी सब्जी मिलती नहीं, ये चीज़ें मैंने कही है। तो उसने साहब को बोला ठीक है साहब आप जाओ, पहले मैं इसको समझाता हूँ। बोला साहब इसको टाइट कर दो। तो उसको वो चले गए साहब, उसने अंदर बुला के बोले इसको खड़ा रखो यहीं, गेट के बाहर खड़ा कर दो बोले इसको। तो वो खड़े रहे थोड़ी देर, तो उसके बाद वो साहब चले गए। तो ओसी साहब आए, उसने बुलाया, हाँ बता क्या बात है। तो उसने पूरी कहानी फिर बताई कि साहब ऐसे ऐसे उस दिन रस्से में मेरे को गाली गलौज दे रहे थे, फिर बीच बीच में मेरे को छोटी छोटी बातों में टोकते हैं, आज मैंने खाना का कहा तो मेरे को यहाँ ले आए, और साहब मैं भी परेशान हो गया। आप ऐसा करो कि मैं ग्राउंड में काम करने वाला हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरी पलटन में भेज दो। और मैंने अपने पलटन के एसएम को भी, जो दूसरे एसएम थे इनकी पलटन को, उसको भी बोले मैंने सर बताया कि मैं वापस आ रहा हूँ। फिर ओसी साहब ने बोला कि तो रहने दे, और आगे से मैं साहब को बता दूंगा अपनी ड्यूटी ठीक करो, फिर भी कोई दिक्कत होती है, तेरे कोई गाड़ी क्लोज करता है तो मेरे को बता देना। अगर उसी साहब एसएम साहब ओसी साहब ठीक से ध्यान देते तो आगे ये चीज़ें होती नहीं, लेकिन उस समय ओसी साहब ने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। बंदे ने अपने एसएम को बताया, तो एसएम ने बोला तेरा मैं रिलीवर भेज दूंगा, लेकिन उस एसएम साहब ने इधर जो इनकी रेजिमेंट का एसएम है जहाँ या अटैच है उनको बताया, तो वो बोला यार ऐसे मत करो नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो एसएम जिसके पास ये मार खा के गया था और उस जवान को ये बोल रहा था कि तू डायरेक्ट मेरे रूम में कैसे आया, जबकि ये इसी की यूनिट का जवान है। और जब इस यूनिट के परमानेंट जो एसएम जो वहाँ यूनिट में ड्यूटी कर रहे हैं, उसने जब इसको फ़ोन किया कि साहब मैं रिलीवर भेज रहा हूँ, उस बंदे को भेज दो, तब बोला मेरी बेइज्जती हो जाएगी यार, मैं अपनी रेजिमेंट का मैं भी यहाँ एसएम हूँ और मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसको मत भेज, मैं देख लूँगा। जो सपोर्ट लेने वाला इसको मार खाने के बाद ये कहता है कि तू यहाँ आया क्यों, और ओसी साहब मैं देख लूँगा, यहाँ तक की कहानी। लेकिन ये जब घटना घट गई जो मैंने बताया, ड्यूटी पैर जिसकी गर्दन पकड़ी, वहाँ तक की कहानी मैंने बता दी थी। गर्दन पकड़ने के बाद वो इसको लेके गए। ये बता रहे कि वहाँ भी गेट के संतरी थे जो देख रहे थे, उनका नाम भी मेरे को बताया कि सर वो संतरी वो थे। तो संतरी जो देख रहा था बोल भी रहा था क्या हो गया, तो उसको आरपी वाले ने उसको भी गाली दी कि तू तेरा ड्यूटी कर ले चुपचाप। तो वो बेचारा शरीफ आदमी था, बोला ठीक है। उसके बाद उसी के सामने मेरे को पकड़ कर लाकर रूम में ले गए, गेट को बंद कर लिया और बंद करके गेट पर मारा। जो इसने निशान भेज रखे मेरे पे, चोट के रूट के मारा, इतना मारा बंदा बेहोश हो गया। जब रिपोर्ट ये वहाँ से किसी तरह भागा, एमआई रूम पहुँचा, वहाँ उसको एमआई रूम में जाकर मतलब सॉरी एमआई रूम में नहीं, वहाँ बेहोश हुआ है, तो वो एमआई रूम ले गए इसको, और ओसी साहब को और उनको रिपोर्ट लगी, वो वहाँ आ गए। एनडी ने बता दिया सर इसका ज़्यादा चोट है, इसको एमएच ले जाओ। और दूसरा उनको ये लगा कि चोट तो है ही, इसने दारू भी रखी, इसका 10 नंबर भर देंगे। प्लानिंग साहब ने कैसे की या बंदे का किस्मत वहाँ जाने की थी, इस चीज़ में जो इन बताया वहाँ थोड़ा सा मेरे को कहानी का क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ तक की कहानी का कोई रोल नहीं है। रोल ये है कि उन्होंने पीटा, वो गलत है। जो ठीक है वहाँ जाना है, एमएच जाना है वो तो जाना। एमएच बंदा वहाँ गया, वहाँ डीजीटी जो इसका नॉर्मल था, डीजीटी इसने बता दिया मैंने पिया था। उसके बाद में जब एमएच पहुँचा, एमएलसी की बात आई तो सीएमपी को बुलाना पड़ा। सीएमपी ने इसका पूरा बयान वगैरह ले लिया। अब उधर से वो लोग, उनको लगा कि अब ये पुलिस सीएमपी भी आ गई, बात ऊपर लेवल तक जाएगी, तो वो पार्टी इतना मतलब तेज निकली कि भाई ये केस में जाएगा, फलाना जाएगा। तो हालांकि जो सिविल पुलिस है, ये बोला कि सिविल पुलिस मेरे बयान लेने आई थी, तो मैंने पूछा भी था कि पुलिस वाला क्यों आया, पुलिस वाले से बात करना। लेकिन पुलिस वाले ने बोला कि सर आप क्यों आए थे बयान लेने, तो बोला कि भाई एमएच से एमएलसी हमारे पास आई थी। बल्कि शायद हमारे टाइम में तो मैंने सुना नहीं, अगर आज कोई रूल आ गया होगा कि एमएच की एमएलसी बिना रिपोर्ट पुलिस को जाए, तो इस पर मेरे को कहीं ना कहीं डाउट है। लेकिन जहाँ तक मेरे को दिमाग लग रहा है कि वो दूसरी पार्टी ने अपने बचाव के लिए कि भाई अब इसको क्या करें, तो इसको फंसाएं कहाँ, किसने शुरू में हवलदार को मारा, ये केस बना दिया और पुलिस को कह दिया कि भाई आप भी आ जाओ बयान लेने के लिए। और क्योंकि इसने सीएमपी को दे दिया था, तो उधर क्रॉस करने के लिए उन्होंने पुलिस को बता दिया पुलिस आ जाए। सीएमपी को दूसरे हवलदार से बयान दिला दिया गया जी कि ये तो मेरे को मारा पीटा था। अब चलो ठीक है, हवलदार तक मारपीट थी, तो उसके बाद में आरपी वालों ने मारने की बजाय इसको प्रॉपर जो पनिशमेंट थी, चार्जशीट वगैरह वो बनती, वहाँ तक भी छोड़ो। उसके बाद में ये एमएच में चला गया। एमएच में इसने डॉक्टर को भी सीएमपी को भी बता दी। हालांकि बंदे की गमनियत रही, पुलिस रिपोर्ट लेने आई तो इसने बोला कि भैया अभी मैं बयान नहीं दूंगा।
ठीक है। और मैं कई बार कह चुका हूँ कि फौज का मामला अगर इस तरह छोटी छोटी चीज़ें पुलिस को जाएगी तो पुलिस तो हैवी हो गई। हालांकि वह पुलिस के बंदे ठीक थे जिन्होंने बोला कि सर ठीक है हमें तो क्या लेना, जैसा आप बोलोगे कर लेंगे। उसकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास आई हुई है। लेकिन ये किसने चालाकी की, इन्होंने कहा फिर वो दोबारा भी इसके पास गए तो इसने बोला कि सर मैं कोर्ट केस तो करूँगा, या तो उन लोगों को पनिशमेंट दो। तो ये इसको डराने के लिए कह के आ गए कि तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, ठीक है। लेकिन बंदे को अभी इन्होंने एमएच रखा, उधर 10 नंबर की उसमें मना कर दिया कि 10 नंबर नहीं भरा जाएगा क्योंकि इसका परमानेंट डीजीटी है ही नहीं, पीने वाला है ही नहीं, ठीक है। जबकि बंदे ने पूरी कहानी भी बता दी। अब यहाँ क्या हुआ कि आज ये वापस जा रहा है तो इसको डर है कि भाई दोबारा मारपीट करेंगे, फलाना करेंगे, उन बंदों को पनिशमेंट होगी या नहीं होगी। तो हालांकि मैंने ये कहा कि भाई अगर उस हिसाब सही है तो ठीक है, मैंने ये कहा कि हवलदार ने तेरे को मारा था या गाली गलौज दी थी तो हो सकता है मेरे आइडिया से हो सकता है तूने भी कुछ ना कुछ किया होगा, और वो सीनियर है, उस नाते फर्ज तो ये बनता है इस कहानी का कि तुम कंप्रोमाइज अगर कर लो, क्योंकि कोर्ट में जाओगे दोनों तरफ से पैसे बर्बाद होंगे, उधर भी ओआरएस है इधर भी ओआरएस है। हालांकि वो मारने वाले एमएलसी बनी हुई है, उनका प्रमोशन तो ठप होगा ही होगा, नौकरी के भी लाले पड़ जाएंगे अगर ये कोर्ट में गया तो। और हम नहीं चाहते कि इस तरह 3-4 की नौकरी जाए, ठीक है। बाकी तो आप पब्लिक के कमेंट्स में देखूंगा आगे क्या होता है वो बताऊंगा। लेकिन अभी मैंने उसको यही कहा, बोले सर, उसने बताया कि सर मेरे को पुलिस का फिर कॉल आया था, तो मैंने बोला पुलिस वालों को मना कर देना, अभी बयान मत देना, अपने सीनियर अधिकारियों से एक बार बातचीत करो और उन बंदों से भी करो कि उनका क्या हाल है। और उन बंदों को भी आना चाहिए था कि हाँ भाई गलती हुई है। लेकिन अब वही बात है कि हमारा ईगो हटने हो जाए, अभी भी इसी को डर रखा है चार्जशीट के लिए। तो ये एक कहानी बनाने का मकसद तो ये था कि वहाँ के ओसी और जो सीनियर अधिकारी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि पहली बात, फौज का कोई मामला पुलिस पर नहीं जाए तो बहुत अच्छा है। वैसे तो खैर इनकी हालत ऐसी है, तो मेरे मतलब जबकि मैं हर वीडियो में बोलता था कि अगर सेना अध्यक्ष जी या किसी भी अधिकारी को हुआ है तो मेरे को खुद बुलाकर स्टेटमेंट ले लिया, बातचीत कर ले, रक्षा मंत्री जी बुला लें, प्रधानमंत्री जी बुला लें। लेकिन इन्होंने तो मेरा ही मामला चैनल बैन करके पुलिस में एफआईआर करवा रखी है। पुलिस वाले भी सोचते हैं, जब मैं उनसे मिलता हूँ बोले यार सेना वाले को, मैं तो रोज़ वहाँ जा रहा हूँ, सीएसडी में भी जा रहा हूँ, ईसीएच में भी जा रहा हूँ, कैंट के अंदर भी जा रहा हूँ, मेरे को बुला कर क्यों नहीं पूछताछ कर लेते। तो श्रीमान जी, इस तरह की छोटी हरकत करने से फौज की चीज़ें खराब होती हैं, ना कि रविंद्र फौजी बोल रहे हैं उससे फौज की बेइज्जती नहीं होती है। और रविंद्र फौजी ने कभी नहीं कहा कि फौज खराब है। फौज है आलीशान मगर चमचों से परेशान या ऐसे लोगों से परेशान है जो नियम को तोड़कर उल्टे काम करते हैं, अपने चीज़ों के लिए, वेलफेयर के लिए नियम कानून को ताक पर रख देते हैं, जवान की छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसको फंसाने की कोशिश करते हैं, वो रविंद्र फौजी बोलता है। तो आज ये कहानी का मतलब यही है, मैंने जवान को कह दिया है कि देख, इसमें सही तरीका तो ये है कि तूने हवलदार से बदतमीजी की या नहीं की, या उसने की। मैंने उनके पूछा, उनकी सर्विस भी पूछा, उनकी चीज़ें भी पूछी, तो बोला सर वो इतना ख़राब बंदा नहीं है, तो तेरी गलती थी या नहीं थी, तू तो उस हवलदार से माफ़ी मांग। और ये हवलदार जी ने इसको कह भी रखा है, क्योंकि उसको दबाव डला के काम पुलिस में, और सीएमपी को उसके खिलाफ बयान भी देना रखे हैं कि हाँ जी मेरे को मारा। लेकिन अभी भी वो हवलदार कह रहा है कि भाई मैं तो अगर वो चाहेंगे तो कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो फिर भी मैंने कहा है कि तेरा फर्ज बनता है तो उनसे माफ़ी मांग और आराम से राजीनामा करो, कोई पनिशमेंट नहीं, इन दोनों को रफा दफा करो। रही उन 3 आरपी वालों की, ठीक है, आरपी हवलदार और 2, क्योंकि आरपी वालों का तो मैं कई बार देख चुका हूँ, हमारी यूनिट से लगाकर कहीं भी जाओ उनका रवैया ड्यूटी का अलग ही होता है। कुछ लोगों का, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। हमारी रेजिमेंट में कई बार फ़ोन बैन कार पता नहीं क्या क्या चलता था, तो घूमते डोलते थे ऐसे कि बस मेरा नंबर बन जाए मैं 2 फ़ोन पकड़ा दूँ, तो ऐसे लोग भी थे। और कुछ ऐसे भी थे तो देख भी लेते थे कि हाँ फ़ोन कर रहा है, कौन है। हमारे एक बेचारा बाबू था, मेरे को आज भी याद है, उसका इमरजेंसी किसी से लेकर बेचारा फ़ोन कर रहा था, बात चल रही थी, उसकी माता जी से बीमार भी थी, और आरपी वाला आया खट उसका फ़ोन लेकर चल दिया। फिर उसने मेरे को बताया, मैंने उससे रिक्वेस्ट करी, नहीं माना। फिर मैंने अपने आरपी हवलदार को बताया, फिर उसने बोला रविंद्र बोल रहा है वापस दे दे, क्योंकि मेरे लाइजन थे उनसे। वो एक अलग मैटर है, उसका मैं बताऊंगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ कि कुछ जगह आरपी हवलदार ऐसे, आरपी ऐसा जो अच्छा है तो वो सीओ तक चीज़ें नहीं जाने देता, और वो ये बोलेगा कि यार छोटी मोटी चीज़ों को अपने आप भी हैंडल करो। और वो आरपी वाला भी कि चले यार कोई इमरजेंसी है, फ़ोन कर रहा है, ठीक है, आँख बंद करके चला जाएगा। और कुछ लोग तो सूंघते हैं ऐसे कुत्ते की तरह के, कहाँ मिले और हम अड़ाएं। लेकिन ऐसे लोगों का हालात बहुत बुरा होता है आरपी वालों का।
हमारी यूनिट का किस्सा, एक बार यूनिट मूव में आरपी वाले के 2 बक्से ही फेंक दिए थे बाहर, रो रहा था, रिपोर्ट की, सीओ ने बोला बहन जो पूरे रेजिमेंट ने कैसे कर दिया फलाना। लेकिन लास्ट में एक चीज़ निकल कर आई थी, एक सीओ ने ये बोला था कि अपने जवानों से गद्दारी करोगे और उनकी छोटी छोटी बातें ऊपर करोगे तो उसका वो तो मिलेगा ही। ये चीज़ें सेक्रेट अलग से एक दिन बैठकर, मैं भी कहीं था उस समय, अब वो चीज़ें मैं नाम लूँगा और वहाँ बहुत चीज़ आ जाएंगी। प्रमोशन की बात में भी उसने, किसी ने कहा था कि साहब ये आरपी वाला है, बहुत बढ़िया ड्यूटी करता था, लायक था एक। बोले सर इसका हवलदार क्यों नहीं बनाया? बोले जब ये अपने जवानों का नहीं हो सका, उनकी छोटी छोटी चीज़ें चुगली करके मेरे को बताता रहा प्रमोशन के लिए, और बोले इस आदमी का मैं तो करूँगा नहीं। हमारे एक सीओ थे, वो उनमें ये सबक थे। और कुछ सीओ ऐसे होते हैं कि लाओ जितनी 4 सीट बढ़ानी है बढ़ाओ और बढ़िया तेरे को मैं प्रमोशन दूंगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं, और अच्छे लोग ऐसे होते हैं कि उसने उस आरपी वाले को बक्सा फेंका तब भी बोला बढ़िया हुआ। आज जो पनिशमेंट थी यूनिट को, एक्स्ट्रा बीपीटी वगैरह जो कागजों में या ग्राउंड में देनी थी वो तो दी, लेकिन उसने बाद में ये चीज़ें भी कई लोगों के सामने, हमारे जैसे लोगों के सामने कही, और हमने रेजिमेंट को बताया कि ये कहानी निकली, और वो रोता रहा बाद में उसको कंपनी में भेजा, तो कंपनी ने कैसा उसका स्वागत किया वो सब जानते हो। तो अपने ही भाइयों की चुगली छोटी छोटी करके प्रमोशन तो ले लोगे, लेकिन आपकी आत्मा जमीन देती है तो करो। आज यहाँ इस केस में मैं कहूँगा आरपी वालों को कि अब तुमने गलती की है, वो जवान उनसे मांगे और वो आरपी वाले तीनों बड़ा या छोटा दिल दिखाकर जैसे भी इस बंदे से माफ़ी मांगे, और भविष्य में इस तरह का दोबारा कांड न करें। ये मेरी आज तक की कहानी थी। अब ये मेरे विचार हैं और मैंने उनको राजीनामे के लिए कह दिया है, बशर्ते कि अब उनके अधिकारी, मैंने कह दिया अगर आपके अधिकारी फिर भी खुंदक खा के, ऑलरेडी उन्होंने एक आरपी वाले को छुट्टी के साथ भेज दिया और उसका बोला कि अगर यहाँ कोई दिक्कत नहीं आए तो तेरे मंटूटर भेज देंगे, निकल जाना, और अगर ये बंदा केस कुछ करेगा तो वापस आना पड़ेगा। ठीक है, एक को ऐसे भेज दिया है, दूसरे को छुट्टी, और तीसरे की भी तैयारी कर रखी है कि ठीक है अगर ये सेट हो गया मामला तो तेरे को भी निकाल देंगे। तो क्या फ़ायदा ऐसा करने का जब आपको निकलना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है। तो आज भी मैंने उस बंदे को समझा दिया है कि छोटी चीज़ें हैं, एक जगह रहते हो, छोटा मोटा काम होता रहता है, उसको इग्नोर कर दो और आपस में एक दूसरे से माफ़ी मांग के, वो आप हवलदार से मांगो और वो तेरे से मांगे, और मामला ख़त्म कर दो। अब इसमें अगर उसी साहब कोई टांग नहीं अड़ाएंगे या अपना ईगो नहीं दिखाएंगे कि जी मैं तो इसको सजा दूंगा उनको तो छोड़ दूंगा, तो फिर उसी के लिए हम बैठे हैं। फिर हमें बताएगा तो फिर हम इसको हाई कोर्ट का रास्ता हम दिखाएंगे, और फिर न्यायालय सबके लिए है, सबका अधिकार क्षेत्र है, वहाँ जो होना है फिर वो बताएगा। मैं इसीलिए इस कहानी में नाम नहीं बताता। एक चमचा बोलता ना अनग्रहण कहानी है, तो अगर चमचों को शक है तो मेरे पास आ जाया करो, मेरे पास ये सारी रिकॉर्डिंग है। इंडिविजुअल कोई आएगा तो मैं उसको दिखा दूंगा, या अगर कोई कोर्ट में जरूरत पड़ती है तो कोर्ट में दिखा दूंगा, सारा मेरे पास रिकॉर्ड रहता है। मेरे बगैर रिपोर्ट किसी की हिम्मत नहीं है जो ऐसे बोल दे, और इसलिए मैं उतना ही बोलता हूँ और सारी चीज़ें बिल्कुल जुनून ही बोलता हूँ। और इस मामले में जब जो चीज़ें सेट हो जाती हैं, मेरे को पता है, और ये मामला सुलह हो जाएगा तो मेरे को नाम बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर पनिशमेंट होती है उस बंदे को तो आपको सबको पता चल जाएगा, क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद मैं सारा नाम और सब कुछ ओपन कर देता हूँ, जैसे उसका क्या था उद्देश्य वाली यूनिट कार सब कुछ बता दिया था मैंने। क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद तो फिर सारी कहानी के न्यूज़ में आ जाती है, फिर मेरे को नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं नहीं चाहता किसी रेजिमेंट का, किसी भी जगह का नाम एक आदमी के लिए बदनाम हो, क्योंकि मेरे को एक साहब ने बताया था, एक हमारे मेजर जनरल साहब थे जिन्होंने बोला था कि एक बंदे की वजह से मैंने एक रेजिमेंट का नाम लिया था, बोला एक बंदे की उस रेजिमेंट को खड़ा करने के लिए कितने ही लोगों ने खून पसीना बहाया है, और एक बंदा उसने स्पष्ट कहा था कि वो सीओ गधा है, और उसकी वजह से आप पूरी रेजिमेंट को बदनाम नहीं करो, आगे से नाम मत लिया करो। तो मेजर जनरल साहब की इस कही हुई बात के बाद मैं नाम नहीं लेता हूँ। और फिर भी किसी चमचे को जो लिखता है ना एक चमचा, तो उसमें मेरा नंबर है, मेरे से बात कर ले, मैं बता दिया करूँगा तेरे को ज़रूर, अगर पहुँचना ही है तो, हिम्मत है तो। लेकिन चमचा सामने इसलिए नहीं आ रहा कि वो खुद या तो अधिकारियों का शिकाया हुआ है, सामने आए तो उसको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी, नंबर देने पड़ेंगे, ठीक है। और बाकी कॉमेंट्स तो खैर वही बात है कि हाथी चलते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाथी कुत्तों के पीछे नहीं जाता, लेकिन कुत्ते भौंक भौंक कर बाकी लोगों को बता रहे हैं हाथी आ गया, हाथी आ गया। तो वो हमारे लिए चमचे वो अच्छे लोग हैं, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।